अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अलसी की फसल से अधिक उपज हेतु बुआई की तकनीकी बिंदु। मधुमक्खी पालन की शुरुआत के समय प्रमुख सावधानियां। बासमती धान का बीज तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी। तिलहनी फसल अलसी की खेती प्रदेश के असिंचित क्षेत्र सहित सिंचित क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर की जाती है। चूंकि इस समय इसकी बुआई का वक्त चल रहा है और अच्छे उत्पादन के लिए ये जरूरी है कि इसकी खेती करने जा रहे किसानों को इसकी उन्नत बीज और बुआई की सही तकनीक की जानकारी हो, जिससे कि वो भरपूर उत्पादन का आधार रख सकें। इसीलिए अलसी की सही बुआई तकनीक पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली के डॉक्टर दीपक कुमार सिंह। किसान भाइयों, रबी की प्रमुख तिलहनी फसलों में अलसी का एक प्रमुख स्थान है और अलसी विशेषकर रूप में असिंचित क्षेत्रों में इसका बुआई की जाती है, किंतु सिंचित क्षेत्रों हेतु भी हमारी अलसी की कई प्रजातियां विकसित की जा चुकी हैं, जिनका के प्रयोग करके हम अलसी का अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अलसी की खेती मुख्यतः दोमट मिट्टी और मटियारी दोमट मिट्टी में की जाती है और इस तरह की भूमि का चुनाव करने के उपरांत हम अलसी की खेती ऐसे हिस्सों में कर सकते हैं। किसान भाई खेत की तैयारी हेतु पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करने के उपरांत दो जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा लगाने। अलसी की खेती हेतु कुछ उपयुक्त प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिनमें कि अलसी को सिर्फ बीज की मात्रा के हेतु भी उगाया जा सकता है और इसके साथ ही साथ अलसी की खेती बीज एवं रेशे दोनों के लिए ही की जाती है। हमारे कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के द्वारा श्वेता, सुब्रा, पद्मिनी इत्यादि प्रजातियां बीज के लिए निकाली गई हैं, जिनकी अवधि लगभग 120 से 125 दिन की है और ये जो है लगभग सिंचित क्षेत्र में 15 से 20 कुंतल प्रति हेक्टेयर उत्पादन देती हैं, लेकिन असिंचित क्षेत्र में इनकी उत्पादन क्षमता 12 से 15 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है और इनमें इन प्रजातियों में तेल की मात्रा 43 से 45% तक पाई जाती है। यदि किसान भाई द्विउद्देशीय मतलब बीज एवं रेशा दोनों के लिए प्रजाति का चुनाव करना चाहते हैं, तो ऐसे के लिए हमारे पास गौरव और जो है गौरव प्रजाति है, साथ ही पार्वती प्रजाति कानपुर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है। इन प्रजातियों का प्रयोग कर सकते हैं और इनकी पकने की अवधि 140 से 150 दिन की होती है और इनमें उत्पादन क्षमता 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर रेशा और आपकी 20 से 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसमें बीज की मात्रा प्राप्त होती है, लेकिन इसमें तेल की मात्रा 40 से 42% ही होती है। यदि बीज की हेतु अलसी की का उत्पादन लेना चाहते हैं तो हमें 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से
बुआई करनी पड़ेगी। और अगर हम द्विउद्देशीय बीज एवं रेशे दोनों के लिए अपने अलसी की खेती करना चाहते हैं तो हमें करीब 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की मात्रा लेनी पड़ेगी। उर्वरक प्रबंधन पे भी हमें विशेष ध्यान देना है अलसी की खेती में, क्योंकि अलसी की खेती है असिंचित क्षेत्र में क्षेत्र हेतु यदि हम कर रहे हैं तो हमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। यदि हम सिंचित क्षेत्र में उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो 100 किलोग्राम नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम हमें फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। सिंचित क्षेत्र हेतु हम नाइट्रोजन की मात्रा को 2 भागों में तोड़ के दे सकते हैं। आधी नाइट्रोजन और पूरी फास्फोरस पोटास की मात्रा बुआई के समय दे दें। इसी में प्रमुख जो रोग लगते हैं उसमें उकठा रोग और जो है झुलसा रोग, ये प्रमुख रोग हैं। साथ ही साथ इसमें रतुआ रोग भी लगता है। ये समस्त रोगों हेतु बीज का शोधन करना आवश्यक है। बीज शोधन हेतु 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम थीरम प्लस 1 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से यदि हम शोधन करते हैं तो हमें ये उकठा रोग और जो है झुलसा रोग से निदान मिलता है। इसकी बुआई हल्के पीछे कुंडों में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर करें। बीज उद्देश्य प्रजातियों के लिए 25 सेंटीमीटर कुंड से कुंड तथा द्विउद्देशीय प्रजातियों के लिए 20 सेंटीमीटर कुंड से कुंड की दूरी रखें। बोने की गहराई सामान्य अवस्थाओं में 3 से 4 सेंटीमीटर रखते हैं। बुआई के तुरंत बाद पेंडिमेथिलीन 30 EC की 3.3 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से अधिकांश खरपतवार नहीं उगते। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मधुमक्खी पालन की शुरुआत के समय प्रमुख सावधानियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मधुमक्खी पालन कम लागत में लाभकारी व्यवसाय होने के कारण कृषि के साथ साथ छोटे किसान से लेकर बड़े किसानों द्वारा इसे अपनाकर काफी लाभ कमाया जाता है। अगर आप भी मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो आपको शुरुआत करने से पहले इसके पालन की सभी तकनीकों को जानना बेहद जरूरी है, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए हमने आमंत्रित किया है मध्य प्रदेश की विषय विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति सिंह को। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें फूलों की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास फूल होंगे तभी हम मधुमक्खी पालन हमारे लिए संभव है। मधुमक्खी पालन का जो समय है वो हमें अक्टूबर से लेकर के और दिसंबर माह तक हमारे लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इस समय मधुमक्खी के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मधुमक्खियां बहुत सारे प्रकार की पाई जाती हैं, लेकिन मधुमक्खी पालन करने के लिए हमें एपिस मेलिफेरा प्रजाति का ही चयन करना चाहिए। इसको हम बक्सों में रख करके आसानी से पाल सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर हमारे पास चारों ओर फूल उपलब्ध हैं। अब कुछ समय में हमारे पास सरसों के फूल चारों तरफ आएंगे और जो कि मधुमक्खी पालन के लिए भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और ये हमारे पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी माह तक प्रथम सप्ताह तक हमारे पास फूलों की उपलब्धता अधिक रहती है। उस समय पर किसान भाइयों को अच्छा शहद प्राप्त होता है और हमें उस समय पे ही हमारे यहाँ पर परागण की क्रिया भी मधुमक्खियों द्वारा हो जाती है। तो हमें ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर आने जाने की उचित व्यवस्था हो, जहाँ पर मधुमक्खी की पेटियों को आसानी से हम उतार कर रख सकते हैं और समय समय पर उसका आसानी से निरीक्षण कर सकते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर शोरगुल ना हो।
बसों की, ट्रकों की आवाजाही ना हो, क्योंकि इससे मधुमक्खी को इरिटेशन होता है और उत्तेजित होकर मधुमक्खी आक्रमण भी कर सकती है। एपिस मेलिफेरा प्रजाति वो शांत प्रवृत्ति की होती है, जिसे हम यूरोपियन मधुमक्खी के नाम से भी जानते हैं। यूरोपियन मक्खी जो होती है उसे आसानी से लकड़ी के बॉक्स में रख करके पाला जा सकता है। इससे हमें 50 से 60 किलो तक शहद प्रतिवर्ष एक बॉक्स से प्राप्त हो जाता है। अगर मौसम प्रतिकूल है तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ मौसम अनुकूल है तो हमें 65 किलो और 70 किलो तक भी शहद आसानी से प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमारे बक्सों की स्थिति क्या है। बक्से हमेशा मजबूत होने चाहिए और उसमें मधुमक्खियों की संख्या अधिक से अधिक होनी चाहिए। मधुमक्खियों की संख्या अधिक रहेगी तो हमारा बक्सा स्ट्रांग रहेगा और रोग रहित रहेगा, और रोग रहित बक्सा रहेगा तो उससे हमें शहद का उत्पादन भी अधिक मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमें इस बात का ध्यान देना है, हमारे बक्से में रानी मक्खी नहीं हो। अगर रानी मक्खी सही अंडे दे रही है तो बक्सा निरंतर ताकतवर बना रहेगा। अगर रानी मक्खी की स्थिति सही नहीं है तो उसके स्थान पर हमें नई रानी को ला करके उसमें रिप्लेस कर देना चाहिए और पुरानी मक्खी को हटा देना चाहिए। एक साथ हम 2 रानी मक्खियों को कभी नहीं रख सकते। हमें एक बार में एक ही रानी मक्खी को एक बक्से में रखना होगा। जो हम दूसरी रानी मक्खी को लाएंगे उस रानी मक्खी को क्वीन केज के माध्यम से हम उस बक्से में डाल करके और उसको मिलान करें। अगर हम रानी मक्खी को एक बक्से से रिप्लेस करके दूसरे बक्से में डाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट कभी भी ना डालें। डायरेक्ट डालने पर मधुमक्खी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी और उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं मानेगी, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है, फेरोमोन्स 9-कीटोडाइऑक्सी, जिसके कारण मधुमक्खियां अपने परिवार के वंश को आसानी से पहचानती हैं। मधुमक्खियां 3 किलोमीटर दूर तक जाकर के अपने लिए भोजन ढूंढती हैं और 3 किलोमीटर तक वो हमें फूल जहाँ पर भी उपलब्ध है वहाँ से ला करके भोजन इकट्ठा अपने बक्से में करती हैं, और जो पानी के माध्यम से और फूलों के रस के माध्यम से और पराग के माध्यम से वो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती हैं उसको वो शहद में कन्वर्ट करती हैं। जमीन साफ होनी चाहिए, उस पर घास फूस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर भी हम बक्से रखें, बक्सों को हमेशा लोहे के स्टैंड के ऊपर रखना चाहिए। लोहे के स्टैंड के ऊपर इसीलिए हमें बक्सों को रखना चाहिए क्योंकि बक्से लकड़ी के होते हैं और दीमक की समस्या बहुत होने के कारण अगर हम डायरेक्ट इनको जमीन पर रखेंगे तो बक्से में दीमक लग जाएगी और धीरे धीरे वो बक्से को नष्ट कर देगी। इसीलिए हम लोहे के स्टैंड पर इसको रखें और जो उसके 4 पाए हैं उसमें पानी से भरी कटोरियां भी रख दें, जिससे चीटा चीटी और कोई भी ऐसा इंसेक्ट जो मधुमक्खी के लिए घातक है वो उसके बक्सों तक ना पहुंच सके। इसके बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम बोरे लगाते हैं। टाट के बोरे होते हैं उनका उपयोग करते हैं। वो बोरे जमीन से नहीं लटकने चाहिए। अगर लटक रहे हैं तो उन्हें काट करके छोटे कर दें और अपने बक्से के ढक्कन के नीचे उनका प्रयोग करें। अगर शीत ऋतु में जब ठंडी हवाएं चलती हैं तो बोरे के माध्यम से डायरेक्ट जो शीत हवाएं हैं वो बक्से के अंदर तक नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां पर पानी बहता हुआ हो। अगर रुका हुआ पानी होगा तो इनमें अगर मधुमक्खियां रुके हुए पानी में पिएंगी जहाँ पर काई लग रही है या फिर कोई एल्गी लग रही है, एल्गी की समस्या है, तो वहाँ पर मधुमक्खियां अगर पानी पीती हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें डिजीज हो जाती है, जिसे हम नोजेमा डिसीज के नाम से जानते हैं। ऐसे स्थान का चयन करें जहाँ पर ततैया बर्रैया के छत्ते ना हो और जो हमारी एपिस डोर्सेटा है उसके भी बड़े बड़े छत्ते ना हो। और शीत ऋतु में हमें पूर्व दिशा की ओर मुँह करना चाहिए और गर्मियों में हमें दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बक्से का मुंह करना चाहिए। बक्से को हमेशा हमें जिगजैग दिशा में रखना चाहिए। एक के सामने एक बक्सा कभी ना लगाएं। जिगजैग परिस्थिति में हम बक्सा रखेंगे तो मधुमक्खी को उड़ान करने में आसानी होगी और वो अपने बक्से से निकाल करके सीधे उड़ान भर सकती है। अगर आपने बक्से सीधे एक के पीछे एक लगा करके लाइन से रख दिए तो मधुमक्खी को उड़ने में परेशानी होगी और हो सकता है मधुमक्खी बक्से से टकरा करके नीचे आकर के चोट लग के वो गिर भी सकती है। इसी बात का ध्यान हमें रखना है, जब हम बक्से रखेंगे तो कोई पेड़ भी बक्सों के सामने ना हो। तो दोनों ही परिस्थितियां हमें ध्यान में रखते हुए मधुमक्खी के बक्सों को रखना चाहिए। आगे और भी यहाँ कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बासमती धान का बीज तैयार करने के लिए तकनीकी जानकारी।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। बासमती धान की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है क्योंकि बासमती धान से सामान्य धान की अपेक्षा अधिक मूल्य मिलता है और जिन किसान भाइयों ने इसकी खेती बीज उत्पादन के लिए की होगी उनकी फसल इस समय कटाई योग्य हो गई होगी। तो किसान भाइयों, अच्छे बीज के लिए बासमती धान की कटाई के समय और बाद में किन किन बातों का ख्याल रखना है, इसकी जानकारी दे रहे हैं एपिडा मेरठ के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रितेश शर्मा। जैसे कि पूर्व में आपको विभिन्न कार्यक्रमों में बताया गया है कि बासमती धान का बीज कैसे तैयार करें। जो किसान भाई बासमती धान का बीज बना रहे हैं उनकी फसल अब लगभग तैयार हो चुकी है कटाई के लिए। तो किसान भाइयों, आपने इतनी मेहनत से बीज बनाया है, मुझे निश्चित पूर्ण रूप से विश्वास है कि आपने उसमें कोई भी दूसरे तरीके का पौधा नहीं छोड़ा होगा। अच्छे से अच्छा बीज आपने बनाया है। लेकिन यदि आपने इस समय पर यानी कि तैयार होने के बाद अब कटाई, झड़ाई और सुखाकर रखने के समय में यदि कोई चूक कर दी तो आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए आपको कटाई का विशेष ध्यान रखना है। बासमती धान की कटाई के लिए आवश्यक है, जैसे कि आपको बताया गया है, पूसा बासमती 11-21 में दाने झड़ने की समस्या आती है। इसलिए जब आप उस पौधे को पकड़ें, देखें, उसके नीचे के 1-2 दाने यदि हरे हैं तो कोई बात नहीं, उस समय पर काट लेना चाहिए। जब दानों का रंग सुनहरा हो जाए, 90 से 95% दाने पक जाएं, उस समय पर बासमती धान की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई करते समय विशेष ध्यान रखना है, हमको ज़मीन से मिला के नहीं काटना है, ज़मीन से 6 से 8 इंच ऊपर से काटना है। क्योंकि यदि आपने ज़मीन से मिलाकर काटा है तो बासमती धान को जब आप ज़मीन से मिला के काटते हैं और फिर उसको सुखाने के लिए खेत में बिछा देते हैं तो उससे दाने मिट्टी के संपर्क में आते हैं। आप सब जानते हैं धान के खेत नम होते हैं, नमी होती है और आजकल का जो समय है रात में ओस भी पड़ती है। इस कारण से दाने का रंग मिट्टी के संपर्क में आने से खराब होता है। इसके साथ साथ आप जानते हैं दानों में भी जीवन है, वो जिंदा हैं, वो भी सांस ले रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब ठंड और गर्मी का मिलन होता है तो उसमें संकुचन होता है। संकुचन होने से उनमें क्रैक्स बन जाते हैं और क्रैक्स होने से जब चावल है, जब आप धान में से चावल निकालते हैं तो वो ज़्यादा टूटता है, आपकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। यदि आप 6 से इंच ऊपर से काट रहे हैं और उसके बाद फिर काट के आप उसके ऊपर रख देते हैं तो जो चीज़ 4 दिन में सूखना था वो 1 दिन में सूख जाता है, क्योंकि नीचे से भी हवा पास हो जाती है। दूसरी बात, दाने मिट्टी के संपर्क में नहीं आते, दानों का रंग खराब नहीं होता, दानों में चमक बनी रहती है और आपके लिए जो बीज बना रहे हैं वो अच्छी गुणवत्ता का बीज आपका तैयार हो सकेगा। तो कटाई में विशेष ध्यान रखें, 6 से 8 इंच ऊपर से काटें। काटने के बाद झाड़ने के लिए आप जब त्रिपाल पर लेके आते हैं, ख़ास तौर से बीज वाली फसल को, तो आपने देना है, क्योंकि आप किसान हैं, आपके पास ग्रेडिंग के लिए मशीनें नहीं हैं। आप सब जानते हैं बीज मशीनों से बनता है। ये तो आपकी बीज वाली फसल तैयार हुई है और मशीनों के लिए 20 से 25 लाख रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, ना ही थोड़े से बीज के लिए मशीन की कोई आवश्यकता है। इसके लिए एक बहुत आसान उपाय है, बिना पैसे का उपाय है। क्या करना है, आप जब झाड़ने के लिए जाते हैं तो सिर्फ एक चोट मारें, एक बार झाड़ें। उससे क्या होगा, जो शुरुआत के दाने होते हैं, जो पहले दाने जो आते हैं, वो दाने पहले पकते हैं, जो लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं, बीमारी रहित होते हैं, जब वो पहले पकते हैं। और जब आप एक चोट मारते हैं तो सिर्फ वही दाने वहाँ गिरेंगे। बाकी सारे दाने जो नीचे के सेकेंडरी टिलर्स और बाद के टिलर्स में आए होते हैं या बाली के नीचे के होते हैं, वो ज़्यादा पीटने पर गिरते हैं, तो उसको आप दूसरे ढेर में झाड़ लीजिए। जो दूसरे ढेर में झाड़ा है उसको आप मंडी भेज सकते हैं और जो पहले सिर्फ एक चोट वाला माल है वो आपका ग्रेडिंग होने के बाद बीज तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आप बिना अतिरिक्त खर्च किए अपने बीज की ग्रेडिंग कर सकते हैं। इसको आप पंखे से बहुत अच्छे से उड़ाइए, साफ़ कीजिए, क्योंकि यदि हल्के दाने या खाली दाने आपके इस बीज में रहेंगे तो भंडारण के समय में उसमें
कीड़े और बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होगा, जिससे आपकी बीज की गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसलिए पंखा लगाते समय बहुत ध्यान रखें, बिल्कुल साफ़ करके उसको उड़ाएं। साफ़ करने के बाद फिर उसको आप छाया में सुखाएं। छाया में सुखाने के बाद आपका बीज तैयार हो चुका होगा। जब आप देखें दाने को तोड़कर आप अनुभव कर सकते हैं बिल्कुल सूख जाता है। सिर्फ उसी समय पर उसको अपने अगले वर्ष के लिए भंडारण कर लें। भंडारण में भी विशेष ध्यान देना है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं, उनके यहाँ खाद के बचे हुए कट्टे होते हैं, उन कट्टों में धान का भंडारण कर लेते हैं। ये ऐसा कदापि ना करें। बीज की फसल आपको पता है अगले साल उस दाने को आपने खेत में डालना है, जिससे वो पुनः एक पौधा बना सके। इसका मतलब उसमें भी दूसरी क्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन आप कह सकते हैं। मैं सामान्य भाषा में कहूँ तो दाना भी जीवित है, जिंदा है, तो उसको भी एक अच्छा माहौल चाहिए। इसके लिए आपको उसे हवादार स्थान पर रखना है और जूट के बैग में रखना है, जिससे कि उसमें हवा पास हो सके। इस प्रकार यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप एक बहुत अच्छा बीज बना सकेंगे और आपको बीज के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे देश में आप सब जानते हैं बीज की बहुत बड़ी समस्या है। किसान कई बार ठगा जाता है, बहुत पैसा खर्च भी करता है, फिर भी अच्छा बीज नहीं होता। और जब अच्छा बीज नहीं होगा तो आप अच्छी फसल की कल्पना कितनी भी लागत लगाएं नहीं कर सकते। तो मेरा सभी किसान भाइयों से अनुरोध है, आप अधिक से अधिक बीज बनाएं। जिन लोगों ने इस साल बीज के लिए खेती नहीं की है, अगली साल वो भी प्रण लें कि हम अपना बीज खुद बनाएंगे, अपने लिए लगाएंगे, अपने गांव के लोगों को देंगे और फिर और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है सलेमपुर देवरिया के शीतल यादव ने। आपने दुधारू पशुओं की पहचान और खरीदारी के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज आपको गाय भैंस खरीदते समय जो सावधानियां बरतनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। किसान भाई, डेयरी शुरू करते समय ये सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है कि हम अच्छे जानवर कैसे लें और कहाँ से लें। इसके लिए आप लोग कहीं बाहर का रुख करते हैं, बाहर जाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जब वहाँ जानवर खरीद के लाते हैं तो पाते हैं कि आपका जानवर आपके घर पे दूध नहीं दे रहा है। इसमें प्राय देखा जाता है कि बाहर से जानवर जब आप लाते उसका जो वातावरण है और हमारे यहाँ के वातावरण से मैच नहीं करता है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी एक पहली सलाह ये है कि आप अपने स्थानीय बाजार से ही जानवर खरीदने की कोशिश करें, या जो आपके आसपास कहीं पशु मेला लगता है वहाँ से लेने की कोशिश करें। अब बात आती है कि हम जानवर पहचाने कैसे। किसान भाइयों, यदि आप डेयरी नई शुरू करने जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ गाय रखनी चाहिए और कुछ भैंस रखनी चाहिए। इसका कारण सिर्फ इतना होता है क्योंकि भैंसें एक साथ सीजनल ब्रीडर होती हैं और एक साथ ही प्रजनन करना पसंद करती हैं। तो एक समय आपकी डेयरी पर दूध की मात्रा सर्वाधिक होगी और एक समय आपके डेयरी पर दूध की मात्रा बिल्कुल कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में अगर आप कुछ गायें अपनी भारतीय नस्ल की जो उन्नतशील जातियां हैं उनको अगर आप रखते हैं तो आपकी डेयरी में कभी दूध की कमी नहीं होगी। जैसे आप साहिवाल पाल सकते हैं, सिंधी पाल सकते हैं, अंगोल ले सकते हैं। किसान भाइयों, यदि भैंस आपको रखनी है तो उसमें आप अधिक दूध उत्पादन के लिए मुर्रा ले सकते हैं। किसान भाइयों, देखा ये जाता है कि ज़्यादातर जब हम पशु हाट में या मेले में जाते हैं तो व्यापारी वर्ग मिलते हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें धोखे मिलने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। बात ये आती है कि हम बचाए कैसे हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले जब भी आप जानवर खरीदने जाइए तो खूब ठोक बजा लीजिए। ठोक बजाने का मतलब यहाँ पर ये है कि कभी भी आप गाभिन जानवर न ले, धोता हुआ जानवर ले। पैसे भले चाहे कुछ ज़्यादा लग जाएंगे, लेकिन आपको कम से कम इतना एश्योर हो जाएंगे, इतना संतुष्ट होंगे कि वो जानवर जितना आप दूध देने के लिए पैसे दे रहे हैं उतना ही आपको दूध देगा घर पर आकर के। अब किसान भाई, यहाँ पर एक चीज़ के धोखे इसलिए देते हैं कि ये क्या करते हैं व्यापारी वर्ग कि रात का जो है शाम का दूध नहीं निकालेंगे और वो चढ़ा देते हैं और जब सुबह आप जानवर देखने जाते हैं तो वो दूना लगभग दूध दिखता है। तो आपको वो जहाँ वो बताते हैं कि 10 लीटर दूध दे रही है तो आप ये मान के चलिए कि 5 लीटर के आसपास उसमें मिल जाएगा।
ऐसी सिचुएशन में आपको ये चाहिए कि कम से कम आप उसको 2 से 3 टाइम दुहाई अवश्य कर लें। जैसे आप ये दुहाई कर लेंगे, सारी कलाई उसके सामने खुल जाएगी और आपको पता चल जाएगा वास्तव में जानवर की क्या पोजीशन है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, जब भी आप जानवर खरीदें तो उसके कुछ लक्षण भी देखिए कि दुधारू है या नहीं है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो दूध देने वाला जानवर है उसकी चमड़ी बड़ी ढीली होती है। जानवर के शरीर पर चर्बी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी, साथ ही साथ जानवर चिकना नहीं होगा। इसके अतिरिक्त आप अगर देखेंगे तो जो अयन है, उस अयन पर दुग्ध शिराएं बहुत अच्छी दिखती हैं खूब मोटी मोटी दिखाई पड़ेंगी, जिससे लगता है कि जानवर दूध देने वाला है। और अयन जो है एकदम पेट से जुड़ा हुआ होगा, किसी तरह से उसमें लटकते अयन आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त आपको देखना यह है कि जो थन है उसकी लंबाई समान हो, उनके बीच में हाथ रख करके देख लिए, गैप बराबर होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई थन छोटा या बड़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में भी जानवर दूध आपको कम देगा। हो सकता है कि ऐसे थन में कहीं थनैला की वजह से दिक्कत हुई हो गई हो तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों, आप जानवर को पीछे से अवश्य एक बार देख लीजिए, खासतौर पे भैंस के मामले में, क्योंकि भैंसों में पीछे की तरफ दूध ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली आगे की। तो जब आप पीछे से देखते हैं तो जितना बड़ा आपको अयन पीछे दोनों टांगों के बीच दिखाई देता है, जानवर के दूध देने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, यदि इन बताए हुए उपायों को आप ध्यान में रखते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा जानवर अपने स्थानीय बाजार से खरीद सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। बटन मशरूम उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक पर जानकारी, बेबीकॉर्न मक्के की उन्नत खेती पर तकनीकी जानकारी। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।